Good afternoon, students. Myself Jitendra Kumar, or today we will discuss about the science topic ओजोन। आज हम विज्ञान के एक विशेष टॉपिक ओजोन पर चर्चा करेंगे और ये जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती सिलेबस का मुख्य टॉपिक है। इसके साथ ही ये जूनियर टीईटी, सीटीईटी और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो मैं शुरू करूं इसके पहले आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को बजाएं, ठीक है, घंटी को बजाएं। साथ ही साथ जो है हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ओजोन की, क्योंकि ओजोन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इसी की बात करते हैं। प्रयोगशाला में अगर हम ओजोन बनाने की बात करें तो प्रयोगशाला में जो ओजोन है, ओजोन का जो सूत्र है वो 3 होता है। ठीक है, ओजोन को हम प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस से विद्युत धारा प्रवाहित कर बनाते हैं। ऑक्सीजन गैस से विद्युत धारा प्रवाहित कर बनाते हैं। ऑक्सीजन को पहले हम तोड़ते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन को O के साथ क्रिया कराते हैं और O3 बनता है, यानी ओजोन में। यह गैस हल्के नीले रंग की, मतलब कि लाइट ब्लू कलर की, बदबूदार गंध वाली विस्फोटक गैस होती है। ओजोन कैसी गैस है? एक विस्फोटक गैस है। क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन कैसी गैस है? तो ओजोन एक विस्फोटक गैस है जो बदबूदार गंध देती है और इसमें मछली के जैसी गंध आती है लगभग, और कैसे रंग की होती है? हल्के नीले रंग की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल में बहुत कम घुलनशील होती है यह गैस, लेकिन कार्बनिक घोल में अधिक घुलनशील होती है। सॉरी, ये घुलनशील लिख गया, लेकिन घुलनशील लिखते हैं हम इसको। क्या लिखते हैं? घुलनशील। ठीक है, तो ये जल में तो बहुत कम घुलनशील होती है, लेकिन कार्बनिक घोल में अत्यधिक घुलनशील होती है। इसका अगर हम उपयोग देखें तो तेल बनाने, मुलायम धागे बनाने, बनाने में नहीं, इसका उपयोग तेल, मुलायम धागे, हाथी दांत आदि के विरंजन यानी ब्लीचिंग में किया जाता है। उनका रंग निकालने के लिए, धागों का रंग निकालने के लिए, तेल का कलर निकालने के लिए और हाथी के दांत का कलर ब्लीचिंग, विरंजन का मतलब होता है ब्लीचिंग। इन सब की ब्लीचिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन पर परावैंगनी प्रकाश पड़ने से ओजोन बनती है। अगर हम नेचुरली बात करें ओजोन बनने की, तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है, O2 होती है, उस पर परावैंगनी प्रकाश, अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है, यूवी लाइट पड़ती है, तो उससे ओजोन बनती है। ओजोन में परावैंगनी किरणों या परावैंगनी लाइट को, प्रकाश को अवशोषित करने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, अत्यधिक क्षमता होती है। यह परावैंगनी किरणों से जीवों की रक्षा भी करती है, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं वो अत्यधिक घातक होती हैं। वो मनुष्य या किसी भी जीव के डीएनए को तोड़ सकती हैं और डीएनए को तोड़कर वो उसमें म्यूटेशन कर सकती हैं। और जब म्यूटेशन होगा तो जीवों में स्किन कैंसर, बोन मैरो कैंसर आदि भयंकर बीमारियां उत्पन्न होंगी। तो इन सारी बीमारियों से बचाने का काम कौन करती है? ओजोन करती है, क्योंकि ये परावैंगनी किरणों को बहुत अत्यधिक मात्रा में अवशोषित करती है। आगे बढ़ते हैं। शुष्क ऑक्सीजन गैस की अगर हम बात करें, शुष्क ऑक्सीजन गैस में विद्युत विसर्जन करने पर भी ऑक्सीजन व ओजोन का मिश्रण प्राप्त होता है। इसमें 5 से 10% ओजोन होती है। इसे ओजोनित या ओजोनाइड ऑक्सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ठीक है, किसको? शुष्क ऑक्सीजन गैस में विद्युत
विसर्जित करते हैं तो ऑक्सीजन और ओजोन का मिश्रण प्राप्त होता है। इसमें 5 से 10% ओजोन होती है। इसे ओजोनाइड ऑक्सीजन या ओजोनित ऑक्सीजन कहते हैं। आगे बढ़ें। ऑक्सीजन से ओजोन बनाने हेतु अगर हम ऑक्सीजन से ओजोन बनाते हैं और उसमें जिन उपकरणों का हम प्रयोग करते हैं, प्रयुक्त उपकरण को ओजोनाइजर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ओजोनाइजर कहते हैं। ओजोन डाईमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय गैस होती है। एक तो विस्फोटक गैस होती है और दूसरी प्रतिचुंबकीय गैस होती है। इसमें बदबूदार गंध आती है, जिसमें मछली की गंध आती है। ठीक है, आगे बढ़ा। ओजोन वनस्पति के रंगों का भी विरंजन करती है, ब्लीचिंग कर देती है। और ये किस कारण होता है? विरंजक जो गुण होता है ओजोन के ऑक्सीकरण गुण के कारण होता है। अब ओजोन परत की बात करें। अभी हम ओजोन गैस की बात कर रहे थे, अब ओजोन परत की। तो ओजोन को विनाशक यानी कि बैड ओजोन या डिस्ट्रॉयर ओजोन, साथ ही रक्षक यानी रक्षा करने वाली प्रोटेक्टिव ओजोन या गुड ओजोन भी कहते हैं, माना जाता है। मतलब दोनों तरह के इसमें गुण होते हैं। ये विनाशक भी होती है और रक्षक भी होती है। आगे बढ़ें। रक्षक ओजोन क्या है? गुड ओजोन या रक्षक ओजोन वायुमंडल के ऊपरी भाग, वायुमंडल जैसे सपोज करिए पृथ्वी ये है, पृथ्वी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर, पृथ्वी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर लगभग 8 से 16 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, ये क्या होता है? निचला हिस्सा होता है। इसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, ये 8 से 16 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर होता है। ठीक है, इसका तापमान बहुत कम होता है इस क्षेत्र का, लेकिन इस 16 किलोमीटर यानी कि यहाँ से 50 किलोमीटर तक, 16 से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई में समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर होता है। इसका तापमान ज़्यादा होता है, ठीक है, ट्रोपोस्फियर की अपेक्षा। तो क्या है कि जो गुड ओजोन है या रक्षक ओजोन है वो वायुमंडल के ऊपरी भाग, ऊपरी भाग मतलब समताप मंडल, समताप मंडल में बनती है। यह ओजोन परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, क्योंकि सूर्य की जब किरणें या परावैंगनी जब लाइट आएगी तो सबसे पहले पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में पड़ेगी, और ये ओजोन जो होती है ऊपरी हिस्से में समताप मंडल में, ये उसको उन किरणों को एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करके जीवों की रक्षा करती है। अब होता क्या है, अगर ये मान लीजिए समताप मंडल में ओजोन ना हो तो क्या होगा कि परावैंगनी किरणें आएंगी और वो जीवों के डीएनए पर पड़ेंगी। जब डीएनए पर पड़ेंगी तो उसको ब्रेक डाउन करेंगी, तोड़ देंगी तो म्यूटेशन होगा, और म्यूटेशन होगा तो बहुत सारे कैंसर फैलेंगे, जैसे स्किन कैंसर, बोन मैरो कैंसर आदि। दूसरी बीमारी आई कॉर्निया, मतलब आँख की जो कॉर्निया होती है उस पर जब यूवी रेज पड़ती हैं तो वो एब्जॉर्ब करती है, और जब वो एब्जॉर्ब करती है तो उसमें मोतियाबिंद बन जाता है, मोतियाबिंद बन जाता है, एक बीमारी बन जाती है जिसे हिम अंधता या मोतियाबिंद कहते हैं। तो इन सब को बचाने बचाने में परावैंगनी किरणों का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये किरणें हमारी रक्षा करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि जो रक्षक ओजोन है इसके बारे में तो हमें पता चल गया कि जो अब विनाशक ओजोन यानी बैड ओजोन यानी डिस्ट्रॉयर ओजोन वायुमंडल के निम्न भाग निचले हिस्से में पृथ्वी से जो 8 से 16 किलोमीटर की दूरी पर हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, इसमें बनती है, और ये पौधों एवं जंतुओं को नुकसान पहुंचाती है। क्यों पहुंचाती है? क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रदूषक गैसें भी असेंबल हो जाती हैं। ठीक है, इसको हम बताएंगे आगे। ओजोन की मोटाई जो है डॉप्सन यूनिट में मापते हैं, इस बात को याद रखना, क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, आगे बढ़े तो आणविक ऑक्सीजन पर
देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आणविक ऑक्सीजन जो होती है मॉलिकुलर ऑक्सीजन, पर परावैंगनिक किरणों की क्रिया के फलस्वरूप भी ओजोन बनती रहती है। समताप मंडल में इसका आणविक ऑक्सीजन में डिग्रेडेशन भी होता है, मतलब प्रोडक्शन भी होता है और डिग्रेडेशन भी होता है। ठीक है। अब समताप मंडल में जो प्रोडक्शन है और डिग्रेडेशन है, इन दोनों में संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अगर इन दोनों में बैलेंस नहीं होगा, इन दोनों में संतुलन नहीं होगा, तो क्या होगा? जैसे हाल ही में हुआ है कि CFC गैस बढ़ी, उसके द्वारा ओजोन का क्षरण बढ़ गया। ठीक है। और इसका जो समताप मंडल में ओजोन के प्रोडक्शन का और डिग्रेडेशन का जो संतुलन था वो बिगड़ गया। ठीक है। तो इस बात को हम लोगों को अच्छे से याद रखना है कि समताप मंडल में जो ओजोन का प्रोडक्शन है और डिग्रेडेशन है, उसका बैलेंस बना रहना चाहिए, वो बिगड़ना नहीं चाहिए। आगे बढ़ें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपन थोड़ा देख लेते। क्षोभ मंडल में CFC ऊपर की ओर, मतलब जो निचला हिस्सा होता है पृथ्वी से लगा हुआ 8 से 16 किलोमीटर का क्षोभ मंडल, उसमें CFC ऊपर की ओर उठती है और ये समताप मंडल में पहुंच जाती है। ठीक है। क्षोभ मंडल से उठेगी CFC, समताप मंडल में जाएगी। समताप मंडल में जब ये CFC पहुंचती है तो क्या होता है कि परावैंगनिक किरणें उस पर कार्य करने लगती हैं, इस पर UV रेज कार्य करेंगी, UV रेज कार्य करेंगी, जिसके कारण C1 परमाणु जो होगा वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है। C1 परमाणु क्या होगा? रिलीज होगा, C1 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। C1 के कारण ओजोन का क्षरण होगा, ओजोन निपटेगी। ठीक है। मतलब उसका डेप्लीशन होगा, जिसके कारण आणविक ऑक्सीजन रिलीज होगी और इस अभिक्रिया में C1 परमाणु का उपभोग नहीं होगा, क्योंकि यह उत्प्रेरक का कार्य करेगा। ठीक है। इसलिए स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में जो भी CFC जाती है वो जुड़ती जाती है और उसका ओजोन परत पर स्थायी और सतत प्रभाव पड़ता है और इससे ओजोन का क्षरण होता है। और लेकिन ये अंटार्कटिक क्षेत्र में ज़्यादा देखा गया है, ये अंटार्कटिक क्षेत्र में ज़्यादा हो रहा है, वहाँ ओजोन होल बना है। अब हम ओजोन होल या ओजोन छिद्र की बात करते हैं, इसके बाद ये ओजोन का टॉपिक बंद करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम ग्रीन हाउस प्रभाव या किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे जो जूनियर परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा में इम्पोर्टेंट है। ओजोन छिद्र क्या है? ओजोन छिद्र जो है क्या? अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन परत जो है वह पतली होती जा रही है, किसके कारण? CFC या ग्रीन हाउस गैसों के कारण। ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं? ओजोन छिद्र कहते हैं। अब परावैंगनिक किरणों का हम प्रभाव पहले ही बता चुके हैं कि जब अगर ओजोन परत नहीं होगी तो परावैंगनिक किरणें सीधे आएंगी पृथ्वी पर और ये फिर मनुष्य के या किसी भी जंतु के DNA को पर अटैक करेंगी, ब्रेक करेंगी, उसको तोड़ेंगी और उससे उत्परिवर्तन होगा। उत्परिवर्तन होगा तो कई कार्सिनोजेनिक बीमारियां, कैंसर की बीमारियां फैलेंगी। इसी तरह से मोतियाबिंद की बीमारी, क्योंकि ये आँख के कॉर्निया पर जब पड़ेगी अल्ट्रावायलेट प्रकाश तो वो एब्जॉर्ब करेगा और उससे मोतियाबिंद हो जाएगा। तो साथियों ये ओजोन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक था और ये टॉपिक जो है जूनियर शिक्षक भर्ती में पूरा सिलेबस में है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।